हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करने वाला हूं सीजीएल टीयर 2 एग्जाम 2023 के मैथ्स के क्वेश्चंस को। आपको पता होगा दोस्तों कि सीजीएल टीयर 2 एग्जाम 2023 जो कि 26 अक्टूबर 2023 को केवल एक शिफ्ट में लिया गया था, उसका ऑफिशियल आंसर की आउट हो गया। ऑफिशियल आंसर की आउट होने के बाद चूंकि ऑफिशियल क्वेश्चन भी आ चुके हैं, तो मैथ के जो भी 30 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं बिल्कुल ओरिजिनल और ऑफिशियल 30 क्वेश्चन वो मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप जरूर से हमारे YouTube चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग अपडेट्स हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे हैं तो हमारा जो चैनल है एनके मैथ्स उसको भी फॉलो कर लीजिए। ठीक है, ताकि वहां पे आप पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकें। खास करके पीडीएफ के लिए अगर आपको स्पेशल ज्वाइन करना है तो आप पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहां पर आपको क्लास के ठीक बाद क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे क्लास खत्म होता है उसके 1 घंटे के अंदर मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूं। तो टेलीग्राम की जो लिंक है एनके मैथ्स टेलीग्राम की, वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे इनके मैं संदीप कुमार सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लग जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ये ध्यान रखें कि ये एनालिसिस वीडियो नहीं है, यानी कि इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं, मैं ऑफिशियल क्वेश्चन ले रहा हूं जो भी पूछे गए हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर है तो आप उससे मिला भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, पहले क्वेश्चन में आपको बोला गया है इफ ए यूनियन बी इज गिवन 5/9 एंड पी ए टू द ए बार यूनियन बी बार, ये दिया है आपको 13/27 और ए की वैल्यू आपको 11/18 दे रखा है। देन द ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी आर। ठीक है, यानी कि बी के प्रतिकूल संयोगानुपात पूछ रहा है। सबसे पहले आपको इस टर्म का मतलब समझना। यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा इंप्रूव कर लीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है। ठीक है, दिस इज नॉट ओनली ए, ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू 11/18 दे रखा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी, इसका क्या मतलब हुआ। देखो, ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट बी बताना है तो इसका मतलब हुआ कि हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर मुझसे पूछता कि आप बता दो ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट ए, तो मैं बोलता कि फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन सॉरी ए का बार और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो इसका मतलब हुआ कि ये हुआ आपका ए के प्रतिकूल संयोगानुपात। ठीक है, ये चीज याद रखिए। संयोगानुपात का मतलब कि उसके बार का बार जो होता है उसका अपोजिट होता है, या फिर उल्टा समझ लो, आप वन में से माइनस कर लो। तो वो जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि ए की वैल्यू आपने 9th या 11th क्लास में ये सेट थ्योरी में पढ़ी होगी, ए की वैल्यू लेट से अगर 1 2 3 4 है, तो और मान लो जो यूनिवर्सल सेट है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 और 5 तक है लेट से। तो इसमें से जब इसको हम माइनस करते हैं ना, तो 4 तक हटा के जो 5 एक इकलौता बच गया जो ए में नहीं था ना, वो होता है ए का बार। ठीक है, हालांकि उसको कंप्लीमेंट वहां पर हम बोलते थे, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप ये समझ लो कि जैसे मान लो p और a टू द पावर बार, p और a का बार आप ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर बतानी है तो हम सिंपली 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ a को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, a की जो भी संभावना है उसमें से वो 1 में से माइनस करेंगे तो उसका बार निकल आएगा। ठीक है ना, ये बात है यहाँ पर। तो ओवरऑल मैंने जो आपको बताने की कोशिश करी अभी तक, उससे आप क्या समझे, उससे आपको इतना बात समझना चाहिए कि हमें जो फाइंड आउट करना है वो ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करना है, और इसके लिए p और b का बार इसकी वैल्यू चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ b इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो कोई एक वैल्यू निकालने, अगर हम ये निकाल लें तो 1 में से माइनस करके इसको निकाल सकते हैं, और अगर ऊपर वाला निकाल ले तो 1 में से माइनस करके इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से पहला तो मैंने ये बता ही दिया। अब देखो हमें यूनियन यहाँ पे दे रखा है, तो अगर मैं यूनियन वाला फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, होता क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, और चूंकि इस पे बार है तो हम यहाँ पर सब पे बार लगा देते हैं। ठीक है ना, अब देखो इसमें हमें यूनियन वाली वैल्यू पता है, तो इसके जगह पर मैं 13/27 रख दिया।
अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमें यहाँ पे पता था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर पता है और अगर इसका बार बताना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का बार, तो ये हम 1 में से बस इसको माइनस कर लेंगे 11/18 को, तो ये 7 बाई आपका 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने रख दिया 7/18। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, और माइनस ये वैल्यू आपको दे रखा है। इंटरसेक्शन वाला, इंटरसेक्शन नहीं दिया है तो इंटरसेक्शन वाला भी हम निकाल सकते हैं। इंटरसेक्शन वाला कैसे निकालेंगे? देखो, इंटरसेक्शन का मतलब हमें ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू सिंपली हम 1 में से जब इसको माइनस करेंगे तो निकल आएगा। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए इंटरसेक्शन बी और इनका बार बताना है। इसका मतलब हमें ए भी नहीं चाहिए और बी भी नहीं चाहिए। ठीक है, देखो बार का मतलब ये कि वो नहीं चाहिए, उसको 1 में से माइनस करना है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं चाहिए, तो हमें यूनियन को डायरेक्ट माइनस करना होगा, यानी कि 1 में से ए यूनियन बी को माइनस करना होगा, जो कि आपको यहाँ पर 5/9 है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है। ठीक है, तो यहाँ 5/9 हमने कर दिया, तो ये 9 में से 5 गया, तो 4/9 आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमने रख लिया दोस्तों इसके जगह पर 4/9। अब यहां से जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार ये निकालोगे दोस्तों, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। देखो, ये भी अगर 18 होता तो ये 8 बनता है, यानी कि -1/18 आ गया। इधर लेके जाओ तो ये 13/27 है, और प्लस 1/18, एलसीएम हो जाएगा 27, और ये 13, 27 नहीं हो पाएगा, 54 होगा। एलसीएम हो गया 54, और ये 27 दूना तो 13 दूना 26, और 18 तिया तो ये 3, तो 26 और 3 29/54, ये इसकी वैल्यू हो गई। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? तो ये आप बोलोगे 1 में से बार को माइनस कर दो, बार वाली वैल्यू यानी कि 29/54 को माइनस कर दो, तो ये आपका 25/54 आ जाएगा। 25 कितना आएगा? 14 में से 9 गया 5, और 2 में से 2, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, अब हमें क्या बताया था? हमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ऊपर हम बार वाला वैल्यू लिखेंगे जो कि 29 और बटा 54 है, और नीचे इसकी वैल्यू आई है 25/54। अब ये 54 से 54 कटेगा तो ऊपर 29 और नीचे 25 बचेगा, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की जो दूरी है वो 50√3 है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले मैं एक छोटे से डायग्राम से आपको बात समझाने की कोशिश करता हूं। ये मान लो टावर हो गया, ठीक है, इधर बिल्डिंग हो गया। अच्छा, जो बड़ा वाला है उसको हम टावर मान लेते हैं और छोटे वाले को बिल्डिंग मान लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसमें आपको एंगल दिया है 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री है। अच्छा, टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, यानी कि ये 10 मीटर दिया हुआ है, तो ये भी 10 मीटर होगा आपका। और ये बोल रहा है कि जो टावर और बिल्डिंग के बीच का दूरी है वो 50√3 है, यानी कि ये वैल्यू अगर 50√3 तो ये भी 50√3, और हमें ये पूरा लेंथ बताना है। तो पहले हम इसको निकाल लेंगे। देखो, ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, और 30 के सामने अगर 50√3 है तो 60 के सामने उसका √3 होता है। 30 डिग्री के सामने जो भी वैल्यू होता है 60 के सामने उसका √3 होता है, हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आपने पढ़ा हो तो 50√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 50 या 150 आ जाएगा। अब ये पूरी लेंथ कितनी हो गई? ये 150, और ये 10 मिला के 160। ठीक है, अगला सवाल है, एक परीक्षा में अधिकतम 25 छात्रों में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त जो अंक है वो इतना इतना दिया गया है। इस सेट के बहुलकों का गुणनफल क्या है ये बताना है। प्रोडक्ट ऑफ द मोड्स ऑफ दिस सेट ऑफ डेटा। अब इसमें पहले मोड हम देख लेते हैं। मोड होता क्या है? बेसिकली बहुलक का मतलब जो बहुत बार आया हो। मोड यानी कि जो इसमें मैक्सिमम टाइम्स रिपीट होता है डेटा, वही मोड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें, कितनी बार रिपीट हुआ उससे मतलब नहीं है, जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ। जैसे मान लो 13 अगर ज्यादा बार आया है इसमें, तो 13 हमारा मोड होगा। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि मोड क्या है, उसके बाद हम उनका प्रोडक्ट बताएंगे। ठीक है, देखो, अगर 13 को देखो तो एक बार यहाँ पे आगे कहीं 13 है, यहाँ पे है, 2 बार 13 हो गया और आगे नहीं। अच्छा, 13 जो है ये 2 बार आ गया। ठीक है, अब देखो 11 की बात करो, 11 11 आगे आया ही नहीं है, छोड़ो, यानी कि ये बहुलक होगा नहीं, जो ज्यादा बार आएगा वही तो बहुलक होगा। 16 की बात करें, 16 भी आगे नहीं आया है। 15 की बात करें, 15 यहाँ पे आया है और यहाँ पे, यानी कि 15 भी बहुलक हो सकता है, ये भी 2 टाइम्स आया हुआ है। इसके बाद 18 की बात करें तो 18 भी आगे नहीं आया है, 12 भी नहीं आया है, 14 भी नहीं आया, 10 भी नहीं आया, 22 भी नहीं आया, 21 20 और ये 17 24 कुछ नहीं आया। तो यही 2 2 बार आए हैं, यानी कि जो मोड हुए हमारे वो 2 मोड यहाँ पर निकल के आया। अगर अच्छा दोनों में से अगर कोई एक ज्यादा हो जाता, जैसे 15 3 बार होता तो मोड केवल 15 होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही 2 2 बार आए हैं, तो यही मोड हुआ, ये भी मोड है और ये भी मोड है, इनका प्रोडक्ट बताना है।
तो 13 पचे 65 और 13 और 6 19, 195 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को 12.5 दिन में कर सकते हैं, बी से उसे 18.75 दिन में करते हैं, जबकि सी और ए उसे 15 दिन में कर सकते हैं। डी को साथ लेते हुए, जो कि सी की तुलना में 40% कुशल है, ए बी सी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए की एफिशिएंसी है 12.5, सॉरी एफिशिएंसी नहीं, ये पूरा इतने टाइम में काम खत्म कर सकता है। बी जो है, अच्छा ए बी की बात थी, सॉरी, ए और बी मिलके इतने टाइम में काम खत्म करते थे। देखो अगर ए बी मिलके काम करते तो 12.5 दिन लगता, बी सी काम करते तो 18.75 लगता, और अगर सी ए काम करते तो 15 दिन लगता। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं जिससे कि टोटल वर्क निकल जाए। एलसीएम कितना हो जाएगा, 75। अगर एलसीएम हमने निकाल लिया तो ये देखो 12 से 12 छके 72 और 5 छके 30, यानी कि 6 एफिशिएंसी इनकी हो गई। इसका देखो 18 चौके 72 तो 4 हो गया, और ये 15 पीछे 75 5 एफिशिएंसी ये आ गया। अभी हमें ये कह रहा है कि डी एक ऐसा पर्सन है जिसकी एफिशिएंसी सी से 40%, सी का 40% है। तो पहले सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे, अगर मैं इन तीनों का सम लेता हूं एफिशिएंसी का, तो देखो इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर भी ए है, इसमें भी ए है, तो 2 बार ए हो गया। वैसे ही बी इन दोनों में है, सी भी इन दोनों में है, तो ए बी सी 2 बार आ जाएंगे। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो 6 4 10 और 5 15/2 ये एफिशिएंसी आया। सॉरी 15 पूरी एफिशिएंसी है। जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बी सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 15/2 होगा। और चूंकि अब हमें केवल सी की एफिशिएंसी चाहिए, तो हमें इसमें से यानी कि 15/2 में से ए बी को माइनस करना होगा। ए बी यानी कि 6 को माइनस करना होगा, तो 6 दूना 12, यानी कि ये 3/2 आ गया। ये सी की एफिशिएंसी है। अच्छा, अब सी की एफिशिएंसी अगर हमें पता चल गया 3/2, तो डी की एफिशिएंसी कितनी होगी, इसका 40%, यानी कि 3/2 का 40%, तो 2 से 20 बार में और 5 से 20 बार में कट जाएगा, यानी कि ये 3/5 आ गया। ठीक है, तो ये डी की एफिशिएंसी आ गई। अब कह रहा है कि डी के साथ मिलकर एबीसी कितने दिन में काम करेंगे। तो हमें टोटल एफिशिएंसी पहले एबीसीडी की लिखनी होगी, और टोटल वर्क से एफिशिएंसी को डिवाइड कर देंगे, टाइम आ जाएगा। एबीसीडी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे बताओ, एबीसी की तो हमें पता ही था 15/2, इसमें डी यानी कि 3/5 ऐड कर दो, तो 15 पीछे 75 और 3 दूना 6 75 और 6 5 11 81/10, ये एफिशिएंसी आ गया। इससे डिवाइड कर दो। आपको पता है टाइम कैसे निकलता है, टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क है 75 का, एफिशिएंसी हो गया 81/10, तो 10 ऊपर चला जाएगा। ये 25 तिया 75 और ये 27 तिया 81, तो ये आ गया अपने पास 250 और बटा 27। ठीक है, तो देखो 27 इसमें नीचे नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, तो 900 तो 63 और 7 ये भी आंसर हो सकता है। 27 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, ये भी फिक्स है, क्योंकि दोनों में ही 9 ही आपका पूर्ण संख्या है। 9 से अगर 27 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 7 में 63 और 9 दूना 18 और 6 24, 243 हो रहा है, तो 7 और रह जाएगा 7/27। सो दैट ऑप्शन डी विल बी द आंसर। आई होप आप बात समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 20 ईयर्स, 20 ईयर होना चाहिए। 2 years ago the sum of the ages of A and B was 6 more than that of C. Find the present age of C. तो पहले का अगर हम C का एज निकाल लें तो उसमें 6 बढ़ा दें तो भी बात बन जाएगा। देखो अभी ए बी सी की औसत आयु 20 है, यानी कि ए बी सी का अभी टोटल सम कितना हो जाएगा। सम जो होता है वो एवरेज इंटू नंबर होता है। 3 लोगों का औसत 20 है, यानी कि 3 लोगों का सम 60 होगा। अच्छा 2 साल पहले ए बी का एवरेज, अच्छा 2 साल पहले ए बी का जो सम था वो सी से 6 अधिक था। अगर 2 साल पहले की मैं बात करूं तो ए और प्लस बी जो था वो सी और प्लस 6 था, यानी कि उस टाइम पर ए प्लस बी और माइनस सी। अच्छा कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं हम, जहां पर इसको ऐसे रहने देते हैं, हमसे सी का वर्तमान आयु पूछा गया है। ठीक है ना। अच्छा इसमें बताओ, अगर ये आज इनका औसत इतना है, तो ये 2 साल पहले का बात कर रहा है, तो आप बताओ 2 साल पहले इनका और सम कितना रह रहा होगा। तो तीनों का 2 2 साल कम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2 3 6 कम हो जाएगा 54। और ये 2 साल पहले का ही खेल है, यहाँ पर देखो ए प्लस बी और माइनस सी ये आपको 6 दे रखा है। अब दोनों को अगर हम माइनस कर लें, यानी कि ये है ए प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू 6 है, दोनों को माइनस करें तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, यही होगा, ये वाला माइनस होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2c की वैल्यू हो जाएगा
6 नंबर 54, तो 6 अट्ठे 48, यानी सी की वैल्यू आ गई 24 साल। लेकिन ये 24 साल कब? 2 साल पहले की, ठीक है ना। 2 साल पहले 24, तो आज कितना? 26। ध्यान रखना ये प्रेजेंट ही मैंने माना था, लेकिन हमें 2 साल पहले जाकर हमने उसका यूज किया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 26 यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इनका आपको सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है। 20% होता है 1/5, यानी 5 में से एक छोड़ दिया गया तो ये 4 बन गया। 35%, 7×5 = 35, और 20×5 = 100, यानी 20 में से 7 छोड़ दो। 10% 1/10 होता है, तो 10 में से एक छोड़ दो, 9। ये कट रहा है तो 4×5 = 20 काट लेते हैं, या चलो नहीं काटो, ऐसे इजी रहेगा हमारे लिए परसेंटेज निकालना। इनको मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, तो 5×10, यानी कि ये 1000 हो गया। और ये हो गया आपका 9×4 = 36, तो 36 या 108, बच गया 10, 36 और 10 46, ठीक है ना। तो टोटल कितना डिस्काउंट हो गया, इसमें से माइनस कर लो इसको। 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 6 गया तो 3, और 9 में से 4 गया तो 5। तो 53.2 आएगा, क्योंकि इसको 100 मानेंगे तो एक जीरो कम होगा, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा 53.2। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो ये कह रहा है कि एक संवृत्त घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया है, इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, आयतन कितना होगा। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो एल बी एच होता है, यानी कि इनका प्रोडक्ट हमें निकालना होगा। तो 6×18 दूना 36, 36 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर हो सकता है। लेकिन यहां पर देखो, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये भी 36 से कटता है, ये भी कटता है, और ये भी कटता है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, फिर हमें मल्टीप्लायर निकालना होगा। यानी कि लेट से हम एल को 6x बोल रहे हैं, इसको 3x और इसको 2x। अब यहां से अगर मैं इसका सरफेस एरिया निकालूं तो कैसे निकाल सकते हैं। घनाभ का, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ एल बी, यानी कि 6×18 x² प्लस बी एच, यानी कि 3×6 और x², और प्लस एच एल, यानी कि 2×12 x²। ये कितना आ गया आपका 2 टाइम्स ऑफ 12, और ये देखो 18 और 12 30, और 6 36 x², और इसकी वैल्यू आपको 1800 दे रखा है, ठीक है। तो 18 दूना 36 कट गया, और 2 दूना 4 से 25×4 = 100, 25, सॉरी दिस इज 25। x² की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो यहाँ पे पुट कर सकते हो, l में भी x था, b में भी x था, और h में भी x था, तो ये x का क्यूब आएगा, सीधी सी बात है। तो ये हो गया 36, और गुणा में x का क्यूब, यानी 5 का क्यूब 125। अगर इस 36 को 125 से, अच्छा आंसर अब 9 का मल्टीपल होगा, ये भी बात फिक्स है। क्योंकि यहाँ पर 36 में 9 आ रहा है, तो 9 से कटने वाला 45 ही है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चाहो तो आप डीएस लगा सकते थे। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में वर्ग, एबीसी जो है वो वर्ग बीसी डीई के ऊपर स्थित है, इन दोनों का मान बताना है। चलो डायग्राम पहले बना लेते हैं हम। तो पहले मैं एक स्क्वायर ही बना देता हूं। मान लो ये मैंने स्क्वायर बना दिया, और इसके ऊपर जो है ये एक हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये बड़ा बन गया, ये ठीक है, परफेक्ट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज है वो है एबीसी, राइट। और बी सी डी ई, बी सी डी ई जो है ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब इसमें ये 90 डिग्री हो गया। और ये अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसके हर एक एंगल कितने हो गए? 60 डिग्री के। अच्छा हमसे पूछ क्या रहा है, ई ए बी, ई ए बी, तो पहले ई ए बी को भी हमें मिलाना होगा। तो मान लो मैंने ए से ई को मिला दिया, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है इसमें, ई ए और बी, यानी कि ये एंगल, मान लो इसको मैं थीटा बोलता हूं, और 3 टाइम्स ऑफ ए ई बी, ए ई बी, तो ये कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां पर ये जो पूरी ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल ए बी और ई की बात कर रहा हूं। इस ट्रायंगल में यहाँ पे एंगल कितना बना, तो आप बोलोगे कि 9 और 6 15, यानी 150, तो यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 150 बन गया तो इन दोनों का सम कितना होगा बताओ। एक चीज और भी है, देखो इस AB की जो लेंथ है, AB की लेंथ, ये BE के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये अगर स्क्वायर है तो इसका हर एक साइड मान लो अगर x होता, तो ये भी तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका अगर ये साइड x है तो इसके ये साइड भी x ही होंगे। अब ये अगर थीटा है तो ये वैल्यू भी थीटा होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल में अगर दो साइड सेम होता है तो उनके सामने के एंगल भी सेम होते हैं।
अब ये अगर 150 हो चुका है दोस्तों, ये 150 अगर हो गया, तो इन दोनों का सम यानी थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 30 आएगी। कैसे 30 आएगा? क्योंकि ये 150 तो हो चुका है और एक ट्रायंगल में 180 का ही कोण बन सकता है, तो 2 थीटा की वैल्यू 30, तो थीटा की वैल्यू 15 आ गया। और हमें बताना क्या था? हमें बताना था ई ए बी। देखो ई ए बी वो थीटा था, यानी इसके बदले में 15, और ये 3 टाइम्स ऑफ थीटा यानी 15 तिया 45, तो ये टोटल 60 आ गया। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। मुश्किल सवाल नहीं था ये। विपिन किस यात्रा की एक तिहाई दूरी 30 के स्पीड से शेष दूरी 40 की स्पीड से तय करता है और पूरा 12 घंटे लगे, तो कुल दूरी कितनी हो गई? ठीक है, तो कोई बात नहीं है, उतना मुश्किल नहीं है ये। एक तिहाई यहां पर चला है और शेष यहां पर चला है, टोटल 12 घंटे लगे हैं। अच्छा मान लो एक तिहाई, अगर मैं यहां पर टाइम ही निकालूं, या लेट से मान लो हमें इस डिस्टेंस, क्या कर सकते हैं अब यहाँ पर, या तो x मान लो या फिर आप अपने तरफ से डिस्टेंस एज्यूम कर लो, दोनों ही इजी है। x मानने पर भी इजी है। जैसे मान लो टोटल डिस्टेंस में x बोलता हूं, तो x का 1/3, ये जो है ये 30 की रफ्तार से चलता है, तो यहाँ पर जो आपको टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 1/3 हो गया इसका, और ये किस स्पीड से चलता है? 30 की रफ्तार से। अब देखो 1/3 यहाँ पर है, तो 2/3 बचेगा, 2 तिहाई, 1 में से इसको माइनस करोगे तो 2x/3, ये 2 तिहाई हो गया टोटल डिस्टेंस का, और ये किस स्पीड से चल रहा है? 40 की स्पीड से, तो यहाँ 40 से डिवाइड कर दो, ये टोटल टाइम आ गया 12 के बराबर, और x की वैल्यू निकाल लो। देखो 30 यहां भी है और 3 और 0 यहां पर भी है 30, तो x/3 यहां पर रहने दो, और ये 2 से 2 गुना 4 काट दो, तो ये x/2, और 30 को उधर भेज दो, 12×3 = 36, यानी कि 30 हमने कॉमन लेके दूसरे साइड भेज दिया। ये आ गया 5x/6 की वैल्यू अगर 360 है, तो अब 5 से इसको काटोगे अगर, तो 72 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू अब आ गया 36 का, देखो इसमें 6, अगर हम 6 दूना 12 का 2, अब लास्ट में 2 आ रहा है, और 6 सत्ते 42 के आसपास, तो ये आंसर होगा। आप पूरा भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 42 और 1 43 हो जाएगा, मुश्किल काम नहीं है। ठीक है ना? अदरवाइज आप चाहो तो 9 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते थे डिजिटल सम लगा के, क्योंकि ये 36 है। दूसरा तरीका आप ऐसे कर सकते थे कि मान लो 40 और 30, 120 हमने एलसीएम ले लिया, यही टोटल डिस्टेंस हो गया, फिर इसका 1/3 यानी कि 40, और फिर बचा हुआ दूरी यानी कि 80, ये 30 की रफ्तार से चलता है, ये 40 की रफ्तार से चलता है। यहाँ टाइम आ गया 4/3, यहाँ कट के टाइम आ गया 2, तो टोटल सम टाइम का आ गया हमारे पास 3 दूना 6 4 10/3, लेकिन सवाल में कितना टाइम दिया है? 12, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गया 12 गुना में 3/10, और हमें 120 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 0 से 0, 12 का स्क्वायर हो गया 144, तिया 4 तिया 12, 14 तिया 42 और 1 43, ऐसे भी निकल आएगा, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगला सवाल पीक्यू का रेशियो दिया है, क्यू आर और ये सब दिया है, इसमें बस सीधे सीधे वैल्यू पुट कर लेना है, आप पुट कर लेना। देखो इस दोनों में क्यू कॉमन है, क्यू की वैल्यू यहाँ पे 4 है और क्यू की वैल्यू यहाँ भी 4 है, तो डायरेक्ट इसमें आप पी की वैल्यू पुट कर दो, पी प्लस क्यू यानी 4 और 3 7, क्यू प्लस आर। अच्छा 7 से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, या फिर डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो। इनका जो एवरेज है वो 11 है, तो y का मान क्या होगा? इनका एवरेज 11 है, तो सम कितना होगा बताओ? 6 5 11, 4 2 6 और 1 7, और प्लस y, सम हो जाएगा 11 इंटू 3 यानी कि 33, तो y की वैल्यू हो गया आपका 33 और माइनस का 71, तो यहाँ पर आ गया 11 में से 3 गया 8, और ये बच गया 6 में से 3 गया तो 3, माइनस का 38। अगला सवाल है अपने पास, ताश की एक गड्डी से प्रतिस्थापन के साथ एक के बाद एक 3 कार्ड निकाले जाते हैं। पहला कार्ड जैक, दूसरा कार्ड काला कार्ड, और तीसरा कार्ड सम संख्या वाला कार्ड होने की क्या प्रायिकता है? देखो यहाँ पर कह रहा है कि फर्स्ट कार्ड जैक होना चाहिए, सेकंड कार्ड ब्लैक होना चाहिए, और थर्ड कार्ड जो होना चाहिए वो इवन नंबर वाला कोई कार्ड होना चाहिए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि पहला कार्ड जैक है, जैक जिसको हिंदी में हम गुलाम बोलते हैं, जिस पर जे लिखा रहता है। अच्छा बताओ, ऐसे पूरे जो नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, इस 52 में से जैक कितना होता है यानी गुलाम कितना होता है? तो ऐसे होते हैं टोटल 4 पत्ते जिस पर जे लिखा रहता है, तो टोटल 4 हुए कितने में से? 52 में से। इंटू दूसरा क्या है आपका? दूसरा कार्ड जो है वो ब्लैक कलर का है। देखो पूरे 52 पत्तों में से यानी कि 52 कार्ड्स में से आधे आपके ब्लैक होते हैं और आधे रेड होते हैं, आधे यानी कि 26 हुए ब्लैक ओवर 52। ठीक है,
और आखिरी है आपका इवन, यानी सम संख्या वाला चाहिए, इवन नंबर उस पर छपा होना चाहिए। तो इवन कितने पे छपा होता है आप बताओ? टोटल 20 ऐसे होते हैं जिस पर इवन छपा होता है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 20, और अपोन का कितना हो गया 52। बस इनको काट पीट लो। अब काटोगे अगर आप तो ये 26 दूना 52, और ये 4 से 13 चौके 52, और ये 2 से 10 बार में, और ये 5 से 2 बार में, और ये आपके कितना हो गया, 2 दूना 4, 6 दूना 26 दूना 52, तो ये ऊपर 5 आ गया और नीचे 13 गुना 26 है। तो 13 छक्के 78, बच गया 8, और फिर बच गया अपने पास 7 13 दूना 26, और 7 6 13, 338 आ गया। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट है। अब अगर किसी को डाउट हो कि ये 20 कैसे आया, देखो मैं ये बता देता हूं आपको कि टोटल 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। जिसपे एक ऐसे बना रहता है और ये रेड कलर का होता है, तो इसको हम ईंट बोलते हैं हिंदी में। और एक इस तरीके से होता है जिसको चिरी बोलते हैं, आपकी भाषा में कुछ और बोला जाता है, और ये ब्लैक कलर का होता है, ये आपका रेड होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका पान होता है इस तरीके से, एक रेड वाला होता है और एक आपका होता है ब्लैक वाला। तो ये मान लो ब्लैक वाला हो गया, ये रेड वाला। और हर एक में जो इवन होते हैं वो 5 5 होते हैं। जैसे मान लो जो कार्ड्स होते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करें तो पहला ए होता है, फिर 2 होता है, फिर आपका 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसके बाद फिर से आपका स्टार्ट हो जाता है एबीसीडी वाला, ठीक है। तो इसमें इवन कितने हुए बताओ? एक तो ये हुआ, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा और पांचवा। तो हर एक टाइप में 5 5 इवन है, और अगर 4 टाइप है इस तरीके से, तो 5 चौके 20 इवन कार्ड हो गए। टोटल 52 में से तो 20/52 हमने लिख लिया। अगला सवाल है, एक कंटेनर ए में स्पिरिट और पानी का अनुपात 80 लीटर मिश्रण है, जिसमें 7 और 9 में ये मिश्रित है। मिश्रण का 20 लीटर दूसरे कंटेनर बी में डाल दिया जाता है, और फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी भर दिया जाता है, यानी कि लेवल बराबर करने के लिए। फिर इस मिश्रण का 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और कंटेनर बी में अब पानी और स्पिरिट का अनुपात बताना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो आपका स्पिरिट और वाटर का रेशियो गिवन है दैट इज 7:9, राइट। और यहाँ पे टोटल जो सम था वो कितना था, 80 लीटर था, यही गिवन था ना। अच्छा अब एक चीज और समझना दोस्तों, चलो इसको हटाओ फिलहाल। सबसे पहले ये समझो, इसमें से ये कह रहा है ना कि 20 लीटर इसमें से निकाला गया, ठीक है, और बी में डाल दिया गया, ठीक है ना। 20 लीटर निकाल के और बी में डाल दिया गया, और फिर ए में क्या किया, 20 लीटर पानी भर दिया गया, और इस मिश्रण का फिर से 32 लीटर लिया गया और बी में डाल दिया गया। अब मैं अगर बी की बात करूं, देखो बी की बात करूं कि बी में क्या डाला गया है, क्योंकि हमसे लास्ट में बी में ही पूछा गया है। तो सबसे पहले बी में क्या डाला गया, तो आप बोलोगे कि ए में जो स्पिरिट और पानी का मिक्सचर था 80 लीटर, उसका 20 लीटर पहले डाला गया इसमें। और जो 20 लीटर इसमें डाला गया ना, यहां पर मैं इसका मात्रा लिख रहा हूं, क्वांटिटी। 20 लीटर जो डाला गया वो किस रेशियो में था, उसमें स्पिरिट और वाटर जो था वो 7 और 9 के रेशियो में वहां पर मिक्स किया गया था, ये बात ध्यान दीजिएगा। फिर से मैं बताता हूं आपको, मान लो ये ए वाला बाल्टी हो गया, और इसमें आपका 7:9 में स्पिरिट और वाटर मिला हुआ है। अब इसमें से अगर 20 लीटर में निकालूंगा तो इसी रेशियो में निकलेगा, और वही बी में हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि देखो भाई, अच्छा 20 लीटर अगर 80 में से निकल गया तो अब 60 लीटर बचा, और वो भी हमारे पास जो बचा वो भी 7 और 9 के रेशियो में बचा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें और 32 लीटर क्या किया जाता है, अच्छा नहीं, इसमें पहले मिलाया जाता है 20 लीटर पानी, ठीक है ना। अच्छा 20 लीटर पानी जब मिला देंगे तो क्या रेशियो रहेगा, ये देखिए यहां पर 9 7 टोटल वैल्यू 16 है, टोटल वैल्यू कितनी है 16 है। अच्छा बताओ 20 ये बचा है कितना 60, हमारे पास कितना बचा है 60, 60 की जो वैल्यू है रेशियो में वो 16 है। तो हम 20 लीटर वापस इसमें ऐड कर रहे हैं, तो 20 लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 20 बन जाएगा ना, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 16/3। 20 का जो इक्विवेलेंट वैल्यू हुआ वो 16/3। देखो 16 तो हमें बढ़ाना है क्योंकि ये वाटर में ऐड होगा, और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा रेशियो आपका ना बराबर करने के लिए। तो ये हो गया 7×3 = 21, और रेशियो 9×3 = 27, और ये 16 जोड़ लो, 27 और 16 कितना हो गया 27, और 6 33, और 10 43। तो ये रेशियो आपका ओवरऑल निकल के आएगा, तो यहाँ पर 21 और 43 आया। अच्छा अब ये 21 और 43 किसका हुआ, जो हम 32 लीटर लास्ट में मिलाएंगे उसका, यानी कि इसकी क्वांटिटी है 32 लीटर। अब हमें मिलाना है तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जब भी हम मिलाते हैं दो मिक्सचर को या फिर दो सॉल्यूशन को, तो उनकी टोटल वैल्यू होनी चाहिए सेम, और अगर किसी पर्टिकुलर रेशियो में मिलाना होगा तो रेशियो भी हमें सेम करना होगा। तो देखो यहां पर हम लिखेंगे कि ये 9 7 टोटल वैल्यू 16 है, और ये आपका 3 और 1 4, 4 2 6 64 है।
तो पहले सेम करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया कि इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई किया सेम करने के लिए कि ये भी 64 हो जाए। अच्छा, इस रेशियो में हमें मिलाना है, ये देखो 20 है और ये 32 है, तो इस रेशियो में मिलाने के लिए इसको अगर मैं काटूं तो ये 5 चौके 20 और 4 अट्ठे 32, यानी कि इसका 5 हिस्सा चाहिए तो इसका 8 हिस्सा चाहिए। तो इसको अब आगे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा, इनमें अगर कुछ कैंसिल आउट होना है तो हम काट भी सकते हैं। तो मान लो मैं इसको काट देता हूं, 4 दूना 8। अब केवल इसको 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 पचे 35 और 9 पचे 45, और ये 21 दूना हो गया 42 और 43 दूना हो गया 86। इनको ऐड कर लो, 6 5 11, 8 4 12 और 1 13, और ये कितना आ गया 5 2 7 4 3 7। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आ रहा है। आई होप कि आपको बात समझ आया होगा। अगला सवाल है, किसी पार्क में एक निश्चित समय में बंदरों और मानव आगंतुकों की सिरों और पैरों की संख्या आपको ऐसे ऐसे दिया हुआ है, बंदरों की संख्या बतानी है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में एक बहुत आसान मैंने तरीका कई बार आपको बताया है। अगर आपको बंदरों की संख्या बतानी है तो सबको आदमी मान लो कि सारे के सारे आदमी हैं। अगर सारे ही आदमी होते तो बताओ आप, टोटल 54 सिर हैं, तो 54 पूरे आदमी ही होते तो पैरों की संख्या कितनी होती, तो आप बोलते कि एक आदमी के पास 2 पैर, तो 54 आदमियों के पास 108 पैर होते। लेकिन पैर टोटल है कितने यहाँ पर 48, तो गैपिंग कितने का आ गया 40 का। 40 का ही आया ना। 54 दूना 108 और पैर थे 148। तो अंतर जो आ गया दोस्तों, ये आ गया अपने पास 40 का। और ऐसे पैरों में अंतर कितने का है, यानी कि एक आदमी के पास 2 पैर और एक बंदर के पास 4 पैर, तो अंतर 2 का होता है। तो 2 की वैल्यू अगर आपकी 40 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 17। अच्छा, 1 की वैल्यू 20 आएगी ना, 2 से काटेंगे तो 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी, और यही अपना आंसर है। ठीक है, यानी कि जो बंदरों की संख्या है वो 20 है, और बाकी घटा लो आप 54 में से 20 है, तो बच गया आपका कितना 34। यानी कि अगर इसमें पूछता आपसे आदमी की संख्या तो वो 34 हो जाता। अगला प्रश्न जो है अपने पास दोस्तों, ये बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो लिख ही सकते हैं। तो इनको प्लस कर लो, ए की वैल्यू में हम प्लस कर लेते हैं इनको, यानी कि 8 5 13 और 5 2 7 और 1 8। फिर माइनस कर लो, तो माइनस करोगे तो ये 8 में से 5 गया 3 और 5 में से 2 गया तो ये भी 3, और नीचे इनको भी फिर प्लस माइनस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्लस करोगे तो 6 और 7 13 और 4 3 7 और 1 8, और माइनस करोगे तो ये 3 और 6 9 आ गया। ठीक है ना, ये ए की वैल्यू है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 तिया 33 3 तिया 9। अगर बी की वैल्यू मैं निकालूं, ऊपर वाले को प्लस करेंगे तो 15 26 और 5 हो गया 31 और 10 41, और डिफरेंस आ गया आपका 5 और 16 21, और नीचे देखो इनका सम हो गया 5 जोड़ोगे 61 और 10 71, और डिफरेंस इनका कितना आ गया दोस्तों, 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 1 गया तो 4। ठीक है ना, ये 71 सही आया है क्या, 6 5 11 और 5 और 1 6 और 1 7। ठीक है, चलो देखते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 21/71। अब हमें 1/b का मतलब कितना हुआ भाई, इसका अपोजिट यानी 71/21 और माइनस 20/a। तो 20/a, ए नीचे है तो ये भी रिवर्स होगा, यानी कि 11 और ऊपर जाएगा 3। यही होगा। कुछ लगता है एरर रह गया है, लेट मी चेक। इसकी बात करें तो 83 से 83 कट ही गया और ये बच गया। ठीक है। अच्छा, बी वाला अगर मैं देखता हूं, मान लो इनको ऐड करता हूं तो 6 5 11 और 2 1 3 और 1 4 41। ठीक है, 6 में से 5 गया 1 और 2 में से, अच्छा यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 1 है। नीचे 71। ठीक है क्या, 6 5 11 5 1 6 और 1 7। ठीक है, और 5 में से 6 गया 1 और, ठीक है, ये 11/71 आ रहा है। तो बी की जो वैल्यू है वो 11/71 है, यानी कि ये 11 है। ठीक है ना, तो अब ये हो गया, देखो 71 में से 20 या 60 गया तो वो भी 11, नीचे भी 11, तो कट के 1 आएगा, तो ऑप्शन बी सही है। देखें दोस्त, इस क्वेश्चन में बोला गया है 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत 78 है, 14वें व्यक्ति का औसत जो है वो बाकी लोगों के औसत से, यानी कि पूरे 14 लोगों के औसत से 39 अधिक है, तो 14वें व्यक्ति का वजन ज्ञात करें। अच्छा, मान लो अगर मैं 14वें को x मान भी लेता हूं तो 13 व्यक्तियों का टोटल सम तो हम निकाल ही सकते हैं। 13 व्यक्तियों का औसत वजन मान लो 78 है। ठीक है, अब इनका सम कितना आएगा, 78 गुना में 13, इनका योगफल हो गया। 14वें व्यक्ति का वजन जो है अगर मैं मान लेता हूं x, तो ये इनका टोटल सम हो गया। ठीक है ना,
और इनको अगर मैं 14 से डिवाइड करूं तो ये एवरेज हो गया, और इससे 39 अधिक है कौन, 14वें का वेट यानी कि एक्स। बस अब इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो ये होगा 13 अट्ठे 104, बच गया 10, तो 13 सत्ते 91 और 10 101, और प्लस का एक्स, और प्लस ये हो गया 14 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 14 नमे 126, बच गया 12, और 14 तिया 42 और 12 54, और ये आ गया आपका 14x। अब x को इधर ले जाएं तो 13x की वैल्यू यहां से निकल जाएगा 6 4 10, 5 और 1 6 और 1 नहीं 4 और 1 5 और 1 6, और 10 और 5 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 13 से काटोगे 13 एक बार में, फिर बच गया आपके पास 2, तो 13 दूना 26 और 0, तो 120 जो होगा वो उसका वेट होगा। अगला सवाल है कि बी ने थोक विक्रेता से 180 की दर से 15 सेब खरीदे, जो कि 1 केजी वजन के लिए 950 ग्राम का उपयोग करता है, ठीक है। और बी ने इन सेबों को 180 प्रति केजी की दर से बेचा, लेकिन 1 केजी की जगह पर 750 का ही उपयोग किया, तो इस लेन देन में बी का लाभ क्या हुआ। देखो दो बातें हैं यहां पर। सबसे पहले कि बी जब खरीदने के लिए गया ना, तो उसको जो बेचने वाला था वो 950 ग्राम ही दिया, ठीक है ना। यानी कि जब ये खरीदने के लिए गया, देखो बी का केस क्या है, खरीदते समय यानी कि जब ये खरीद रहा था उस समय क्या था केस, ये पैसा दिया 1000 का, लेकिन इसको मिला कितना 950 से। बात ये है, यानी कि सीपी और एसपी का अगर मैं रेशियो लिखूं तो इसका 1000 लगा, लेकिन इसको मिला 950 का ही। तो अगर आप रेशियो देखोगे 20 25 100 और 19 25 95, ये रेशियो निकल के आएगा, ठीक है ना। अच्छा जब ये इसके बेचने की बारी है तो बेचने में ये क्या किया कि 750 ग्राम ही दिया, लेकिन पैसा लिया 1000 का। तो एसपी के हिसाब से इसको तो 1000 मिले, लेकिन सीपी इसका खुद का लागत कितना गया 750 ग्राम है। तो रेशियो कितना का आ गया, 0 से 0, और 3 से 25 बार में, और 4 से 25 बार में, यानी कि ये 3 और ये 4। अब टोटल यहाँ पर रिजल्टेंट वैल्यू निकालो तो ये 20 दिया, अगर 60 है तो ये 19 चौके 76 है। तो ऐसे में भी इसको 16 का फायदा है 60 पे, और इंटू का हो गया 100। तो ये हो गया आपका 15 चौके 60, 4 चौके 16, और 3 पच्चे 15, और ये 20 पच्चे 100। तो 20 चौके 80/3, अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 3 दूना 6, बच जाएगा 2 और 0, 3 छक्के 18, 26 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई 48 है, इसको पिघलाकर और बिना किसी खर्चे के यानी कि बिना किसी वेस्ट के प्रत्येक का मतलब घन बनाए जाते हैं, सॉलिड यहाँ पे क्यूब्स बनाए जाते हैं जिनका वॉल्यूम दिया है, तो उनका नंबर आपको बताना है कितना होगा। अच्छा बताओ, नंबर के लिए मैंने कई बार बताया है कि जो बड़ा आपका सॉलिड है, या फिर जो भी आपका दिया हुआ है, चाहे वो क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड हो या जो भी हो आपका, ठीक है, उसका वॉल्यूम आप ऊपर लिखो, और छोटे वाला जो आपका चीज है उसका वॉल्यूम नीचे लिखो, और डिवाइड कर दो, जो आएगा आपका नंबर उतने ही नंबर में वो बन पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया, जो बड़ी यहाँ पर आपका घन है उसका जो लेंथ है या साइड है या फिर एज कह लो वो 48 है, तो उसका वॉल्यूम होगा 48 का क्यूब, ठीक है। और जो छोटा वाला है ये होगा आपका, इसमें क्यूब करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी 64 दे ही रखा है। तो 48 को मैं 48 इंटू 48 इंटू 48 लिख देता हूं, और ये 64 दिया हुआ है, इससे काट लो। देखो ये मैं इसको बोल सकता हूं कि ये 4 गुना 4 गुना 4 है, तो ये 4 से 16 चौके 64, ये 4 से कट जाए, सॉरी 12 चौके 48, ये भी 12 चौके 48, तो ये 12 का क्यूब आ गया ना 1728। 3 बार 4 से काटोगे 12 12 12, क्यूब ही आ गया 1728। अगला सवाल फिर से सेम ही आ गया यार, कैसे। अच्छा 18 नंबर 2 बार हमने ले लिया है, फिर 18 नंबर, फिर 19 नंबर, चलो। द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 पेन्स इज दिस, द कॉस्ट ऑफ 7 पेंसिल्स एंड 2 पेन्स इज दिस। तो आपको एक पेन और एक पेंसिल, तो ये तो सीधी सी बात है, देखो 2 पेंसिल यानी 2x, और 3 पेन यानी कि 3y, इसकी वैल्यू 55 है। 7 पेंसिल यानी कि 7x, और 2y इसकी वैल्यू कितनी है, ये y है, ठीक है ना, ये वैल्यू 65 है। तो आपको एक पेन और एक पेंसिल की वैल्यू बतानी है। अच्छा देखो, अगर मैं इसको 2 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो होगा क्या, ये कैंसिल आउट होगा, ये 2 दूना 4x, और ये 55 दूना 110, और इसको 3 से कर रहे हैं तो 7 तिया 21x, और ये 3 से 5 तिया 15, 6 तिया 18, और 1 19। अब नीचे वाले में से ऊपर वाले को हम माइनस करेंगे तो 21 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा ये आपका 17x। इसको माइनस करो, 5 में से शून्य गया 5, और यहाँ पे आ गया 9 में से आ गया 1।
ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 17 पचे 85। x की वैल्यू अगर 17 है तो यहां से पहले इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 दूना 10, तो 3y की वैल्यू आ गया यहाँ पर 45, तो y की वैल्यू आ गया 15। x निकल गया और y आ गया, दोनों को ऐड कर लो, 15 और 5 20। यही बताना था इसमें। पहले हम यहां से क्या करते हैं, ये टोटल अगर मैं ऐड करूंगा तो कमल प्लस हरि प्लस ललित यानी कि टोटल वैल्यू आ जाएगा, जो कि 242 आ गया, लेकिन सवाल में टोटल आपको दे रखा है 60 और 50। अगर मैं इसको काट दूं कितना से, 2 से ही काट दूं मान लो, तो ये 2 से कटेगा 12 दुना 24 और 1 बन, अच्छा ये 11 का मल्टीपल आ रहा है तो क्यों नहीं हम 11 से काटें। 11 दुना 22 और 11 दुना 22 और 11 से इसको काटे, 11 पचे 55 और 11 पचे 55 जीरो। फिर 11 दुना 22 और 11 पचे 55 50, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इस 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 100 की वैल्यू। अच्छा मान लो हमें ये बताना है हरि को कितना प्राप्त हुआ, ठीक है। अब हरि को 100 की वैल्यू मान लो 25, तो मैंने लिख भी दिया। अब हरि के लिए कह रहा है यहाँ पर कि ललित को कुल वोटों में से 8% मिला है, और ललित और हरि 100 है, 100 की वैल्यू 2500 आ गई, ठीक है ना। अच्छा अब बताओ कि अगर ललित को कुल वोटों का 8% मिला, तो बताओ ललित को कितना प्राप्त हुआ, तो आप बोलोगे कुल वोट यहाँ पर 6050 था, इसका 8% यानी 8/100 मिल गया किसको, ललित को। तो ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और ये 2 पच्चे 10 और ये 5 से काटोगे 12 पच्चे 60 और एक बार में, और 2 चौके 8, तो 4 एकम 4 और 12 चौके 48, यानी कि 484। 2500 में से 484 वोट किसको मिले हैं, ये 2500 किसका है, 100 की वैल्यू 100 यानी हरित और ललित की। हरित और ललित को मिला के 2500 मिला है, इसमें से केवल हरित ललित का आपका हो गया 484। माइनस करो तो आपका हरि का ऐसे ही निकल आएगा। माइनस करोगे तो 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, और ये आपका कितना बच गया 24। 24 में से 4 गया 20, तो 2016 वोट इसको मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है, तो हम एक काम करते हैं, स्क्वायर रूट एक ही बार लिख देते हैं, और ये 1.24 और इंटू 2.79, और ये 2.64 और ये 5.94। अब देखो डेसिमल तो कट के यहां पर चला जाएगा, तो डेसिमल को हटा दो, डेसिमल का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि सब में डेसिमल उसी, जैसे इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो ये 124 मैंने लिख दिया, ये 279, और ये 264, और ये 5 9 और 4, बस काटना पीटना रह गया है, ये 4 है। अब देखो अगर मैं काटता हूं 8 से, तो ये कटेगा 8 तिया 24, और 8 तिया 24, 8 से इसको काटें अगर, तो नहीं कटेगा, 8 एक बार में 4 4। कोई बात नहीं है, 4 और 1 5। देखो मैं 4 से ही काटता हूं, इसको काटते हैं, 4 तिया 12, 4 एक बार में, इसको 4 से काटे, 4 छक्के 24 और 4 छक्के 24, ठीक है ना। अच्छा ये देखो अगर मैं इसको 3 से काटता हूं या 9 से काटता हूं, 9 से इसको काटूंगा, 9 छक्के 54, हाँ 9 से ये कट जाएगा, 9 से अगर इसको काटूं तो ये 9 छक्के 54, और फिर से 9 छक्के 54, और 9 से इसको काटूंगा तो 9 तिया 27 और 9 एक बार में। अब तो आ ही गया, देखो रूट के अंदर ऊपर 2 बार 31 है तो एक बार 31 बाहर, ये 2 बार 66 है तो एक बार 66 बाहर, बस बेकार में ही इतना देख रहे हैं। दो मित्र ए और बी हैं, इन्होंने इतना और इतना रुपए लगाया और अपनी आय को अपने निवेश के समान अनुपात में वितरित करने के लिए सहमत हो गए, यानी जितना पैसा लगाया है इन्होंने, इन्वेस्ट किया है, उसी रेशियो में इनको इनकम होगा। एक वर्ष बाद इतना लाभ मिला, 6 लाख रुपए का लाभ हुआ। उनमें से प्रत्येक ने संबंधित लाभ में, अपने संबंधित लाभ में 50,000 जोड़कर एक अलग परियोजना में निवेश कर दिया। यदि इस परियोजना में इतना की आय हुई तो ए का हिस्सा कितना हुआ। अच्छा एक बात बताओ, पहले ए और बी ने किस रेशियो में पैसा लगाया था, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर 0 से 4 0 से 4 0 काट लो, तो 3 पच्चे 15, 5 पच्चे 25, यानी कि इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें इनको फायदा हो गया 6 लाख रुपए का, तो 5 और 3 8 की वैल्यू अगर 6 लाख हो गई, तो हम अगर 8 से इसको काट दें, तो 8 सत्ते 56, 8 पच्चे 40, एक की वैल्यू 75,000 हो गई, ठीक है ना। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 75 तिया 2,25,000, ये ए का हो गया। और बी को कितना मिल गया, 5 की वैल्यू हो गया 5 पच्चे 25 और 7 पच्चे 35 और 2 37, यानी 3,75,000 रुपए। अब इसमें इन्होंने 50,50,000 रुपए और डाला और इन्वेस्ट कर दिया,
अब अगर मैं ए और बी की बात करूं तो इसमें 50,000 डालोगे तो ये 2,75,000 हो जाएगा, इसमें 50,000 डालोगे तो ये 4,25,000 हो जाएगा। इस रेशियो में अब पैसा लग गया। इनको अगर मैं 25 से काटता हूं तो 25 एक बार में और 25 एक बार में और ये 25 एक बार में, तो बचा आपके पास कितना, 15 और 2 17, 25 सत्ते 175। तो अब 11 और 17 के अनुपात में इनका पैसा लगा और इनका टोटल लाभ अब कितना होता है, 4,20,000। यानी कि टोटल जोड़ोगे तो 7 और 1 8 और 28 की वैल्यू हो गया 4,20,000। तो तीन दो, हाँ। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें ए का बताना है। तो एक की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये देखो 14 दुना 28 और 14 तिया 42 और 2 से 15 दुना 30, यानी कि 15,000 एक की वैल्यू है। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू बताना है, तो ये 11 गुना में 15,000, ठीक है ना। तो ये 3 जीरो और 11 गुना में 15 कितना होता है, 165। तो 165 पे 3 जीरो, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। अगला सवाल है वृत्त की जीवा यानी कि कॉर्ड जो है वो 20.5 है, तो त्रिज्या क्या होगी। त्रिज्या उसका आधा होगा यानी कि 10.25 होगा। लेकिन ऑप्शन देखो, क्या वो 10.25 से बड़ा होगा, ये बताओ। त्रिज्या 10.25 से बड़ा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जो जीवा होता है ना दोस्तों, देखो जीवा इसमें यहां भी खींच सकते हैं, यहां भी खींच सकते हैं, यहां भी और यहां भी और यहां भी। सबसे लंबी जो कॉर्ड होती है वो डायमीटर होता है, यानी कि वो 2r होता है। तो अगर मैं 2r की बात करूं तो दोस्तों 2r जो होगा वो इसका डबल यानी कि 20.5 के बराबर होगा। और अगर ये डायमीटर ना होके कोई और जीवा हुआ, यानी कि डायमीटर को छोड़ दें, अगर इसके बदले अगर ये कोई और जीवा हुआ, तो ऐसे में इसकी वैल्यू इससे छोटी ही आएगी, यानी कि 2r जो होगी वो 2r या तो 20.5 के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। क्योंकि 2r तो हमेशा सबसे बड़ी जो जीवा है वही हुई, तभी वो 2r है ना, वो डायमीटर हुआ। तो यहां से 2 से इसको काटोगे तो r की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा 10.25, जो कि ऑप्शन बी में है यहाँ पर। 26 नंबर में कह रहा है कि वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बराबरताओं वाले बराबरता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय में बहुलक दिया हुआ है आपको, ठीक है। फिर बहुलक वर्ग की निचली सीमा दी हुई है, बहुलक वर्ग की बराबरता आपको 34 दे रखी है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता दे रखी है, बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बराबरता दे रखी है। तो बहुलक की चौड़ाई बतानी है आपकी, विड्थ। देखें दोस्त, अब ये क्वेश्चन तो तभी बना पाते हैं आप जबकि इसका फॉर्मूला आपको याद होता है, या कोई भी तभी कर पाएगा, सीधी सी बात है, जब उसको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। फिर होता है आपका एफ एम यानी कि जो मोड होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, और माइनस का F1 यानी कि जो मोड की फ्रीक्वेंसी है उससे पहले वाला फ्रीक्वेंसी। यहां पर लिखा भी है, जैसे यहां पर देखोगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बराबरता, यहां पर भी आप लिख सकते हो। ये है आपका द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये दिया है FM, ये हो गया FM की वैल्यू, ठीक है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी कि उससे पहले वाले के, और वैसे ही उसके बाद वाले को F2 हम बोलते हैं। तो FM माइनस F2 अपॉन होता है 2FM। फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, तो जो फॉर्मूला होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं, अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 और इनटू का यहाँ पर एच का मतलब जो हमें बताना है यहाँ पर मॉडल क्लास की विड्थ, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें तो मोड की वैल्यू आपको 48.5 दे रखा है, एल की वैल्यू 46.5 दे रखा है, प्लस एफएम कितना दे रखा है, 34, यहाँ पर देख रहे हो ना, एफएम मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है 34, माइनस F1 यानी कि उससे ठीक पहले वाले की कितने दे रखी है, 32, अपॉन कितनी हो गई 2FM यानी कि 34 का डबल हो गया 68, माइनस F1 32, F2 कितना है 25 और इंटू का हमें H की वैल्यू तो निकालना ही है। ये इधर ले जाके माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा, और यहां पर इसको माइनस करोगे तो 2, और नीचे ये कितना आ जाएगा 11 और इंटू का H। 2 से 2 कट गया तो H की वैल्यू 11 आ गई, यानी कि ऑप्शन ए। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो ये सिंप्लीफिकेशन है, एक बटा, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो ये 1/6 है, गुणा में देखो ये 36/45 और गुणा में 25/24, यही होगा। अच्छा, अब यहां पर देखो ये 6 6 के 36 और 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24, 9 5 45 और 5 5 25, तो ये 5/9 चौके 36 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी वैल्यू यहां से यहां तक मैं निकालता हूं, ये है 12/21 और गुणा में 14/15 और गुणा में आपका हो गया
45/24, ठीक है ना। अब अगर मैं काटता हूं तो ये 15 × 45, 12 × 24, 3 × 7 = 21 और 7 × 14 और 2 से 2 कट गया, तो ये वैल्यू तो 1 आ गया। अब देखो ये आ गया 1/8 और प्लस ये आ गया 5/36 और -1 और प्लस 27/36, यही है ना। अच्छा पहले बटा 36 वाले की बात करें तो 27 और 5 32/36, इनको मैं एक जगह सॉल्व कर लेता हूं इनको। तो ये 1 में से 8 जाएगा, -7/8 और प्लस 27 और 5 32/36, यानी कि 8 चौके 32 और 9 चौके 36। एलसीएम हो गया 72 और 8 अट्ठे 64 और -9 सत्ते 63। तो ये 1/72 आ रहा है, 1/72, यानी कि ऑप्शन पहला, ठीक है। अगला सवाल है, एक व्यापारी ने अपने माल का विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 42% अधिक लिख दिया और अंकित मूल्य पर 15% का छूट दे दिया। मैंने एमपी और सीपी का कई बार रेशियो बताया है कि एमपी जो होता है ये 100 प्लस आपका प्रॉफिट होता है, या चलो इसको छोड़ो हटाओ, इसमें ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, हम ऐसे ही लिख देते हैं। देखो 42% ज्यादा लिख दिया, 42% का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 21 × 42 और 50 × 100, यानी कि 50 को ये 71 लिख दिया बढ़ा के इतना, और 15% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 3×5 = 15 और 20×5 = 100, तो 20 में से 3 छोड़ दिया, तो 20 को इसने लिख दिया 17, यानी कि 5×10, ये अगर 1000 है तो ये कितना होगा, 17 एकम 17 का 7 होएगा ना। और ये हो गया आपका 17×7 = 119 और 1/120, ठीक है। अब बताओ इससे ये 207 ज्यादा है, तो 100 पे 20.7 ज्यादा होगा, यानी कि 20.7% का प्रॉफिट है, तो लगभग ये 21 के बराबर है, ठीक है ना। अगले सवाल की बात करें तो 2800 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज x है और इतना पर इतना की दर से साधारण ब्याज इतना है, तो x/y। तो पहले यहां पर साधारण ब्याज x की बात करें तो 3 साल में 10 दिया, इसका 30% हो जाएगा, 2800 का 30%, यानी 28 × 3, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, इस पर 14% की दर से y वर्षों में इतना ब्याज है, तो यहां पर टाइम निकालना होगा, y कैसे निकलेगा, SI × 100। तो ब्याज ही दे रखा है, तो ब्याज 1736 है, SI × 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम, प्रिंसिपल है आपका 6200 और टाइम कितना है, अच्छा टाइम तो हमें बताना ही है, तो रेट दिया होगा, रेट 14। काट पीट लो इसको, 14 से अगर इसको काटोगे 14 एक बार में 3×3 = 14 × 2 = 28, तो 3×2 = 5 और 14×4 = 56। ये 20 से 20 और 62 से 2 बार में कट जाएगा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो हमें x/y बताना है, तो x तो है आपका 28 × 3 और y 2 हो गया, तो 2 से 14×2 = 28 और 14×3 = 42, 420 लेकिन आंसर है, यानी कि एक जीरो कहीं ना कहीं मिसिंग है हम लोगों के लिए। अच्छा ये 30% था, सॉरी, तो यहाँ पे जीरो आता, ठीक है ना, क्योंकि 10% इसका 280 था, तो ये जीरो, ठीक है। बाकी सब ठीक है अपना। अच्छा ये लास्ट ही क्वेश्चन था, इसके बाद तो क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, और मैंने लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, और सारे क्वेश्चन मैंने बताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि जो एसएससी है वो क्या पैटर्न अपना रहा है। और जब तक नया वेंडर चयन नहीं होता है तब तक आप मान के चलो कि जो पुरानी कंपनी थी टीसीएस वही पेपर बनाएगी, और जब भी नया करने की कोशिश होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, तो आप मान के चलो कि पुराना वाला अगर करता है तो इस टाइप से पेपर आएगा, ठीक है। तो सीएचएसएल मेंस वाले लोग जरूर से तैयार रहें भाई, स्टेटिक्स अच्छे से करके जाए, स्टेटिक्स में भी खास करके आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट